कब घर पर देखभाल काफ़ी है और कब फौरन इमरजेंसी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। Neonatal mortality is for 1 month, which is unfortunately quite high in Pakistan. क्या शरह है डायबिटीज़ की बच्चों में? Environmental factors कम है और genetic factors ज़्यादा है। निमोनिया को खामोश कातिल कहा जाता है। मुझे ध्यान ये रखना है कि ये ना हो कि बैक्टीरियल हो और उसको मैं वायरस समझता जाऊँ। बच्चा पहले दूध पी रहा था और अब वो दूध नहीं पिया जा रहा उससे। लोग कहते हैं कि पसलियाँ चल रही है, इसका क्या मतलब? असल में ये इंडिकेट करती है कि बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। सेल्फ मेडिकेशन एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। एंटीबायोटिक्स आपके सेल्फ मेडिकेशन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चे ने आपको टाइम नहीं देना, वो एकदम से बीमार होगा, फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तमाम माएँ कहती हैं बच्चा कुछ नहीं खाता। अब वो क्या होता है, वो रोया फीडर मुंह में, रोया मदर फीड, वो हर चीज़ का इलाज फीड ही हो रही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद, आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ एक और नए पॉडकास्ट के साथ। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जब एक हम बीज ज़मीन में बोते हैं तो एक पौधा तश्कील पाता है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। जैसा हम बीज बोते हैं, जैसी ग़िज़ा पानी वग़ैरह उसको देते हैं, उतना ही वो खूबसूरत और तनावर दरख्त बन जाता है। यही सूरत हाल एक इंसान की है। हम जितनी ज़्यादा उसकी केयर करेंगे, जितनी अच्छी उसकी निगहदाश्त करेंगे, उतनी ही अच्छी सूरत में हमें वो नज़र आएगा। इंसान का एक मासूम सा, छोटा सा, प्यारा सा, खूबसूरत बच्चा अल्लाह ताला की कितनी हसीन तख्लीक है। ये बड़ा मुश्किल और नाजुक मरहला होता है कि इस बच्चे को कैसे पलना होगा, इसकी सही निगहदाश्त कैसे की जाए, कौन सी ऐसी अलामात हैं जो ख़तरनाक हो सकती हैं, कब घर पर देखभाल काफ़ी है और कब फौरन इमरजेंसी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। आज का सोशल मीडिया का दौर है। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, गैजेट्स, LCDs वग़ैरह वग़ैरह ये सब आम हो चुके हैं। माएँ अपने बच्चों के हाथों में ये सब चीज़ें थमा कर कुछ बेफ़िक्र सी हो चली है। सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। वालिदैन मज़ीद कुछ कंफ्यूज से नज़र आते हैं। आज की इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। आप डॉक्टर ज़ाहिद अनवर साहब हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट। मैं आपको वेलकम करती हूँ, आपको खुशामदीद कहती हूँ कि आपने वक्त निकाला और आप मेरी पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ जी, खुदा का शुक्र है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। आपका माशाल्लाह बहुत तजर्बा है, तकरीबन 25-28 साल का एक्सपीरियंस है और कितने लाखों आपने मरीज़ देख लिए होंगे, नन्हे नन्हे छोटे छोटे मरीज़ जिनको आपके हाथों से शिफा मिली होगी। तो ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त मैं समझती हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त खिदमत है और एक सर्विस टू ह्यूमैनिटी है, इबादत है जो इंसानियत के लिए कर रहे होते हैं सही मानों में। जो ऑनेस्ट जो सर्विस होती है, मैं तो उसको इबादत की नज़र से देखती हूँ, जो मैं इस नज़रिए से इसको देखती हूँ। आप क्या कहेंगे? मेरा इस बात पे मुकम्मल या पुख्ता यकीन है कि जो शिफा है, जो बीमारी है, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। बिल्कुल। बीइंग अ डॉक्टर मेरी तो कोशिश होती है, जैसे मेरे अंडर मैं न्यूनेटल ICU में काम करता हूँ, कि हर बच्चा ठीक हो, पेरेंट्स खुशी खुशी घर जाएं। जी। मगर ऑब्वियसली हर दफ़ा इस तरह नहीं हो सकता, दरमियान में ट्रेजेडीज भी होती हैं। सो सबसे जो मेरे ख्याल में अच्छी दुआ है वो ये होगी कि अल्लाह हमें शिफा देने का ज़रिया बनाए रखे। बिल्कुल। आमीन। शिफा तो है अल्लाह की तरफ से ही। वैसे मैं तो नहीं चाहूँगा ना कि मेरा पेशेंट ख़राब हो, जी जी जी। मगर एक मेडिसिन के साथ बेबी ठीक हो गया, एक नहीं ठीक हो रहा। जी बिल्कुल सही बात है। शिफा मिन जानिब अल्लाह है और ख़िदमत करना हमारा काम है।
हम ये कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश हम करते अपनी हैं। हर मुमकिन कोशिश जी। करें और उसके अंदर कोई डिस्टिंक्शंस ना रखें, प्योर जितना नॉलेज है उसको यूज़ करें, बाकी अल्लाह अपनी जी। मेहरबानी करे। डॉक्टर साहब, एक हालिया रिपोर्ट है, गैलप का सर्वे है गालिबन 2025 का, जिसमें 53% बच्चे आउट ऑफ 1000 जो है वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का शिकार हैं। अगरचे इसमें कुछ कदरे कमी आई है, लेकिन इस मामले में आप क्या कहेंगे? इसके क्या अवामिल हैं? क्या इन्फेक्शन ज़्यादा हो गए, ग़िज़ाई क़िल्लत है, या नाक़िस ग़िज़ा माँ को और बच्चे को मिल रही है? क्या बच्चे की देखभाल सही नहीं हो रही? जो है कुछ ना ऐसी ही। इन्फेंट मोर्टालिटी, हुँ, ये अगर इसको समझना चाहें तो ये हुँ, वो बच्चे होंगे जो अंडर 1 ईयर ऑफ एज थे और वो फॉर सम रीज़न हुँ, एक्सपायर हुए। हुँ, सो इसके अंदर एक तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, हुँ, साथ इसके अंदर न्यूनेटल एज ग्रुप भी है। हुँ, सो फर्स्ट मंथ में न्यूनेटल, हुँ, फिर 1 ईयर तक उसको मिला के इन्फेंट मोर्टालिटी। हुँ, So neonatal mortality is for 1 month, which is unfortunately quite high in Pakistan. जी, जो उसका इम्पैक्ट की वजह से हमारी इन्फेंट मोर्टालिटी भी ज़्यादा नज़र आती है फिर, जी, और फिर हमारी अंडर 5 मोर्टालिटी के नंबर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। हुँ, सो अगर हम देखें, अगर हम न्यूनेटल पीरियड को निकाल दें हुँ, और खाली मोर देन 1 मंथ टिल 12 मंथ्स ऑफ एज देखें, तो उसके अंदर डायरिया, निमोनियाज, एक ज़माने में मेलन्यूट्रिशन बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था। ये चीज़ें अभी भी काउंट करती हैं, हालांकि अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जिस तरह आज से 10 साल पहले थी उससे तो बेहतर ही है, हुँ, मगर अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजंस निमोनियाज एंड डायरियाज दे स्टिल किल बेबीज, तो दैट्स अ सैड पार्ट। हुँ, जहाँ तक न्यूनेटल मॉर्टेलिटी है, जो कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है इन सब नंबर्स को वर्सन करने का, हुँ, उसके अंदर कुछ न्यूनेटल फैक्टर्स हैं और बहुत सारे मदर के फैक्टर्स हैं। हुँ, जैसे अब कॉजेज में देखें तो एक प्री मेच्योरिटी इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ डेथ इन न्यूनेट्स। जी, तो प्री मेच्योरिटी के लिए अब बच्चा तो पैदा होके कुछ नहीं कर सकता ना, जी, 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 उसके लिए तो फिर प्री मेच्योर डिलीवरी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल। सो द फैक्टर्स विच लेड टू, जिसकी वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी हुई, अगर हमें वो फैक्टर्स एड्रेस करेंगे तो प्री मेच्योरिटी का नंबर कम होगा। हुँ, ठीक है। सो वो फिर मदर केयर में आता है कि जी हाँ, मदर की हेल्थ, मदर की स्पेसिंग, एज, डिजीजेस, केयर, वो एग्ज़ैक्टली, सब चीज़ें बेहतर होंगी तो आपके न्यूनेटल फैक्टर्स बेहतर हो जाएंगे। न्यूनेटल फैक्टर्स बेहतर होंगे तो आपके नंबर्स कम होने शुरू हो जाएंगे। सो बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड, और सोशल, इकोनॉमिक, हुँ, लिटरेसी, सब चीज़ें मिलजुल के इसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये एक इंतहाई तशवीशनाक हकीकत है कि पाकिस्तान में बच्चों की अमवात हो रही हैं। तो गो के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो पास्ट अगर 20-30 इयर्स पहले देखें तो बिल्कुल वर्स्ट सूरत हाल थी, उसके मुकाबले में तो बहुत बेहतरी आई है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में भी और मैटरनल मोर्टालिटी तो रेट में भी। दोनों बेहतर हो गए हैं। जी, दोनों बहुत बेहतर हुए आपके हैं। ग्राफ्स बेहतर हो रहे हैं, जी, मगर जैसे एक न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट में हम वर्ल्ड वाइड 3rd 4th नंबर पे थे, अब वो थोड़ा सा नंबर नीचे आए हैं, जी, मगर दैट इज डिस्पाइट कि हमने इतना कुछ बढ़ाया भी, उसके बावजूद हम कोई मेजर करके कोई बहुत ज़्यादा नीचे फिर भी नहीं आ पाए। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड भी डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 की न्यूनेटल और इन्फेंट मोर्टालिटी जो इन्फेंट मैं कहूँगी मॉर्बिडिटी, यानी क्या शरह है डायबिटीज़ की बच्चों में? शरह के लिए तो हमें एग्जैक्ट स्टडीज और अंदाजन जी। अंदाजन वो मुझे देखना पड़ेगा नंबर्स को, हम्म, नंबर्स के बारे में श्योर नहीं हूँ तो इसलिए फिर उसको हम्म, इस तरह हम कहना, मगर जो न्यूनेटल है उसमें आम तौर पे जेनेटिक कॉजेज हैं, मदर की तरफ से ट्रांसमिटेड ट्रांजिट डायबिटीज़ है, बच्चे की जो अपनी डायबिटीज़ है वो उसके बाद शुरू होती है और अंडर 5 ईयर्स के आसपास हम्म, मोस्टली शुरू हो रही होती है। मॉर्बिडिटी उसकी डेफिनेटली अगर शुरू हो गई तो फिर हम्म, आप तंग होंगे उससे, और बीमारी तो वैसे डायबिटीज छोड़ के भी कोई सी भी हो, कोई भी हो तंग सकती तो है। करेगी।
वही मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मैंने एक बच्चा देखा जिसके ना ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को है और ना पेरेंट्स को है, लेकिन उसका जो है वो यंग टॉडलर, उसको डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोस हुई है, इसके टाइप अंदर 1। इसके अंदर आपको ना जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से जी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक जीन्स आपके जीन डेवलप नहीं हुआ और उसके फैक्टर्स आ सकते हैं। जी सो इट्स नॉट स्ट्रेंज कितने छोटे बच्चे में डायबिटीज हो, उसका जो मैकेनिज्म है अलबत्ता वो फर्क होगा। जी बड़ों में जो डायबिटीज होती है वो यूजुअली हम खुद इंड्यूस करते हैं, मोटापा करके, डाइट्स में करके, प्लस सम उसमें थोड़ा सा हमारा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी होते हैं जीन्स में, मगर बिल्कुल बहुत सारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल। न्यूनेटल और टॉडलर्स में एनवायरमेंटल फैक्टर्स कम है और जेनेटिक फैक्टर्स ज्यादा हैं। सो अब हम आते हैं इस तरफ अपनी अगली सेगमेंट की तरफ कि निमोनिया को खामोश कातिल कहा जाता है। तो ये वाली सर्दी कैसी गुजरी? अभी तो बल्कि गुजर रही है, अभी जनवरी का इख्तिताम होने वाला है। तो आप क्या समझते हैं, बच्चों में निमोनिया क्या इजीली डायग्नोस या अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस नहीं होता? तो ये क्यों इतना ख़तरनाक फिर हो जाता है और इसकी अलामात क्या हैं? हम लाहौर में बैठे हैं, ठीक है। लाहौर में अब डॉक्टर्स की रेशो टू पेशेंट रेशो, डॉक्टर टू पेशेंट रेशो फिर भी बेहतर है, और स्टिल बेबीज गेट एडमिटेड टू आईसीयूज विद जी निमोनियाज, जो जी घर में थे और फिर खराब हुआ और वो हुआ। जी तो इसमें तो पेरिफेरी वगैरह में क्या हालात होते होंगे, इट्स कैन ओनली बी एग्जैक्टली अंडरस्टूड। जी जो निमोनिया है, निमोनिया बेसिकली तो इन्फेक्शन है, लंग्स की इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन होगी वायरसेस से, बैक्टीरिया से मोस्टली। वायरसेस अगरचे कॉमनेस्ट हैं, खासतौर पे वो बच्चे जो कि आपके कम्युनिटी से होकर आते हैं, ठीक है ना। अब वायरल इन्फेक्शंस आपकी फ्लू भी हो सकता है, फ्लू से बढ़ के थोड़ा गला खराब हो सकता है, गला खराब थोड़ा सा और ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेट करेगा तो लंग्स की इन्फेक्शन हो जाएगी, आपकी एयरवेज की होगी, फिर वो लंग्स में पहुंच जाएगा। और किसका पहुंचेगा किसका नहीं पहुंचेगा, वायरस के लिए वो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। जी आपने एक दिन बच्चा देखा वो ठीक था, आपने उसको कहा कि नेबुलाइज करो, नोज वगैरह क्लीन करें, आपने घर भेज दिया, 2 दिन के बाद उसका सांस ज़्यादा ख़राब हो गया, आपने जी सुना तो उसकी चेस्ट से भी अब आवाज़ आ रही है, और बेबी को अब अपने निमोनिया के लिए एडमिट करना पड़ गया। वायरसेस को मैं एंटीबायोटिक दे के ख़त्म कर नहीं सकता, उन्होंने अपना जो कोर्स है वो पूरा करना ही करना है। सिर्फ मुझे ध्यान ये रखना है कि ये ना हो कि बैक्टीरियल हो और उसको मैं वायरस समझता जाऊँ, जी तो एंटीबायोटिक मैं दूँ ना या लेट कर दूँ। जी 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 और जस्ट बाकी दूसरी जो प्रिकॉशंस हैं पेरेंट्स को वो ज़रूर बतानी होती हैं। मैं अपने फिर हर पेशेंट्स को जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको बताता हूँ कि अभी तो ये फ्लू लग रहा है और बच्चा ठीक है, दूध पी रहा है, एक्टिव है, तो इसको फ़िलहाल आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप इसको टाइम को गुजारेंगे कि बेबी बेहतर हो जाए। मगर अगर खुदा ना खास्ता आपको लगे कि सांस ख़राब हो रहा है, बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, आपने बच्चे का नोज़ साफ़ कर लिया और फिर भी मुश्किल है, बच्चा सांस तेज ले रहा था, आपने नोज वगैरह क्लीन किया, नॉर्मल साइंस से नेबुलाइज किया, मगर सांस की रफ्तार कम नहीं हो रही, बच्चा पहले दूध पी रहा था और अब वो दूध नहीं पिया जा रहा उससे, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, जी बच्चा सुस्त और लेथार्जिक हो रहा है, देन यू नीड टू रश टू इमरजेंसी। जी फिर आप वो मुझसे फ़ोन पे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इमरजेंसी जाएं, क्योंकि फ़ोन पे तो इसका इलाज नहीं हो सकेगा ना। जी तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना होता है। जी और आईसीयू में भी जितने छोटे बच्चे हमारे अंडर एडमिट हो रहे हैं वो भी ज़्यादातर वायरल निमोनियाज के साथ ही हैं। जी सो यू नीड टू पास 5 to 7 days till the viral course is over और baby starts getting better. So आम ज़बान में लोग कहते हैं कि पसलियाँ चल रही है, इसका क्या मतलब है? पसलियाँ चलना एक लेमन टर्म है जी विच इज़, जो असल में ये इंडिकेट करती है कि बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है। सांस का तेज चलना भी, परसिस्टेंटली तेज चलना, जी और पसलियाँ चलना, मुंह से वो हूँ हूँ की आवाज़ें निकालना, घड़े पड़ना, ये सारी चीज़ अलामतें ये हैं कि बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, और ये जो मुश्किल है ये नोज से नहीं है, ये लंग से आ रही है। सो यू नीड टू टेक इट सीरियसली। पाकिस्तान में मैं ये देखती हूँ इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मैं डार्स में भी देखूँ कि फ्लू वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन, ये भी लोग नहीं लगवाते, आमतौर पे भूल ही जाते हैं या उनको गाइडेंस भी नहीं सही मिलती। और
जाहिर है कि वो इस तरह के मतलब इतनी वही जैसे मैंने कहा अवेयरनेस नहीं है। तो बच्चों में क्या किस हद तक ये हो रहा है कि उनको ये वैक्सीन दी जाए और किस उम्र में दी जाए? फ्लू वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन और न्यूमो इसे किस हद तक क्या दिया जाता है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ और इसकी प्रोटेक्शन किस हद तक है? अगर है तो, अगर दिया जाता है तो? असल में जो गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन स्केड्यूल्स हैं दे जी। आर क्वाइट गुड। अगर हम इंटरनेशनल से भी कंपेयर करें तो वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी सारी वैक्सीन उसमें शामिल हैं। ख़ास तौर पे जो पहले साल का जो प्रोग्राम है हमारा पाकिस्तान का वैक्सीनेशन, दैट इज़ एज गुड एज एनी डेवलप्ड कंट्री। जी। तो इसका नाम क्या है डॉक्टर साहब, अगर आप बताना चाहिए आजकल इसका क्या नाम है? जो गवर्नमेंट की वैक्सीन है वो तो गवर्नमेंट के पास आती है ना। एक इस जो प्रोग्राम का एक खास नाम वो है? तो ईपीआई है ना, ईपीआई चल रहा है एक्सटेंडेड जो पहले से चल रहा है, कल चल रहा है उसको सालों से चल रहा आप है। उसमें ऐड करते जा रहे हैं ना वैक्सीन। एग्जैक्टली। एक जमाना था उसमें शायद कुछ वैक्सीन होती थी, फिर अब कुछ देर से इट्स क्वाइट एक्सटेंडेड। तो एमएमआर भी इसमें इंक्लूडेड है? अब एमएमआर के बजाय एमआर लगा रहे हैं, एमआर लगा एमआर लगा रहे हैं और न्यूमोकोकल उसमें शामिल है। शामिल है, गुड। तो इसलिए गवर्नमेंट वो काफी सारा कर रही है। हम्म। जो आप फ्लू वायरस की वैक्सीन, एक है एच इन्फ्लुएंजा। एच Exactly. इन्फ्लुएंजा इज इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट प्रोग्राम, सो वो कवर ऑटोमेटिकली हो जाती है। एक है इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन जो आप ईयरली शॉट्स लगा रहे होते हैं। जी। सो इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन है, मैं आमतौर पे उन बच्चों में रिकमेंड करता हूं कि जिनमें बार बार इन्फेक्शंस हो रही हों या जो हाई रिस्क ग्रुप हो। हाई रिस्क ग्रुप का मतलब ये है कि जिनमें कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन कैन लीड टू डेथ और सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। मसलन बच्चे को हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे को बहुत सीवियर किस्म का अस्थमा टाइप चीज़ें हैं, यानी वो चीज़ जो बच्चे की लंग खराब होने से बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, उन कंडीशन में आप फ्लू वैक्सीन कर लें। रूटीन के लिए इसकी एफिकेसी काइंड ऑफ वो अब पर्सनल चॉइस हो सकती है। जी। डॉक्टर साहब एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसका प्रोपेगेंडा हुआ था कि जो ये घंटियां बजा बजा के वर्कर्स आते हैं कहते हैं पोलियो के कतरे पी लो, तो इसके अंदर इनफर्टिलिटी कॉज करना चाह रही है पॉपुलेशन फॉरेन फंडेड एजेंडा के तहत। आपकी क्या मालूमात है? देखें, एज हम सारे, मसलन आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, इट हैज टू बी प्रूवन ऑन साइंटिफिक ग्राउंड्स। किसी के कहने से तो नहीं ना होना ऐसे, ठीक है ना। अब ये तो नहीं हो सकता किसी एक ने कह दिया और कहें जी अब मेरी बात मान जाओ। आपको अब इस जमाने में ये चीज फिर प्रूव करनी पड़ेगी जी। और जहां तक मुझे पता है ये प्रूव तो कोई नहीं हुआ। सो उससे फिर इसे स्पेकुलेशन तो फिर कह सकते हैं और तो फिर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात। या तो प्रूव कर दे कोई, या तो प्रूव कर दे। इसी तरह जो यूएई जब जाते हैं तो वहाँ के लिए भी मशहूर था कि वो अभी हम इमिग्रेशन पे गए ही नहीं होते कि मतलब एंटर होते ही जो गेट क्रॉस किया है तो फौरन वो लोग कतरे पिला देते बगैर पूछे, जल्दी से वो खोला कड़क अंदर। तो ये सेम स्टोरी वहाँ भी चलती थी। वो आप कुछ लोग हमेशा ही होते हैं जो कि फियर फैलाते हैं और मगर एज अ साइंटिस्ट या अब आप अपने लोग, हम बस अपने पेशेंट्स को एजुकेट तो इतना तो कर सकते हैं ना कि आप प्रूव होगा तो कुछ होगा ना। डॉक्टर साहब ये सेल्फ मेडिकेशन एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। बड़ों में भी और बच्चों को फिर दवाइयाँ पिलाई जाती, कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम पता चल गया, किसी भी एंटी एलर्जिक का नाम पता चल गया और बस जो है वो याद हो गया, हाउस होल्ड नेम हो गया और ड्राइवर को जो है पर्चा लिख के भेज दिया कि जाओ ये दवाएं जो है लेके चले जाओ। तो ये जो है कि कितनी बड़ी लानत है और इसकी ख़तरनाक अलामात क्या है, क्या इसका रिजल्ट निकलता है और इसकी आदत बन जाए तो क्या होगा? हम पहले एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं। मैंने अभी जैसे कहा था कि ज़्यादातर इन्फेक्शंस जो हैं डायरिया की भी और निमोनिया की भी और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ज़्यादातर तो फ्लू, खांसी, गला वगैरह है ना। जी जी जी। ज़्यादातर वजह इनकी वायरसेस इज द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। दरमियान में केसेस बैक्टीरियल होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, मगर वायरसेस फिर भी कॉमन है ज़्यादा। अब आप वायरल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक ले रहे हैं, फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स ने वायरसेस का तो कुछ नहीं करना जी। आप सिंपल आपने एंटीबायोटिक खा ली, फायदा कोई नहीं था उसका, साइड इफेक्ट्स उसके बर्दाश्त किए, प्लस आपने चांस दिया ऐसे ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने का जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो सकते हैं। जी। ठीक है जी। अब आपको सच में जरूरत पड़ गई,
जी तो फिर अब आप ये एंटीबायोटिक तो ऑलरेडी खा चुके थे, फिर आप इसके स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक खाएंगे आप क्या? हाँ सो एंटीबायोटिक्स आपके सेल्फ मेडिकेशन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, एक बात। जी अगर हम एंटीबायोटिक के बगैर उसके अलावा और मेडिकेशंस को देखें, तो जो और मेडिकेशंस हैं उसमें से कुछ मेडिकेशन जैसे पैनाडोल वगैरह हो गई, जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जी फीवर के लिए हर किसी को पता है, वो अब कहें कि उसके लिए आके मुझे फीस दें और मैं पैनाडोल लिख के दूंगा, तो दैट इज अ बिट अनफेयर एज वेल। जी 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 हाँ, अलबत्ता ये नहीं हो सकता कि आप अंडर 2 मंथ्स कह दें कि पैनाडोल दे के बैठ जाएं, क्योंकि छोटे बच्चे ने आपको टाइम नहीं देना, वो एकदम से बीमार होगा, फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। जी आप पैनाडोल दे के 6 घंटे उसका असर का इंतजार करते रहेंगे और इतनी देर में बेबी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही होगी। मगर अगर 2-3 मंथ से बड़ा बच्चा है, फीवर है, तो आप पैनाडोल दे के देख लें। मगर पेरेंट्स को जो कॉम्प्लेक्स मेडिकेशन, एंटीहिस्टामीन्स हो गई, जो आपके एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस हैं, उनके कॉम्बिनेशंस का, उनकी जनरेशंस का कोई आइडिया नहीं है। कई दफा एक ही सॉल्ट 2 डिफरेंट नामों से खिला रहे होते हैं या खा रहे होते हैं। दैट इज नॉट गुड। इस तरह आप ओवरडोज में जा रहे हैं। तो फिर फिर एक ही ग्रुप, उसकी आपने 2 मेडिकेशन 2 डिफरेंट नाम से इकट्ठी इस्तेमाल की हुई है, तो दैट इज अगेन नॉट सेफ। सो मगर एट द सेम टाइम फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हैं, टाइम लिमिटेशंस भी हैं। मगर फिर इस दौरान में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें कि अगर फ्लू खांसी हो तो मैं कौन सी एक दवाई दे दूं, और अगर फर्क ना पड़े तो मैं आपको चेक करा दूं। तो इतना तो कर लें, मगर इससे ज्यादा एक्सटेंड ना करें उसको। डॉक्टर साहब, कोई आपने इसी हवाले से, सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से, अगर आपने अपनी प्रैक्टिस में कोई ऐसा केस देखा हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो कि फ्लेयर अप हो गया हो बच्चा, और अगर कुछ ऐसा हो? कॉमनेस तो यही होता है ना, एंटीबायोटिक खाया था, डायरिया स्टार्ट हो गया, पहले सिर्फ गला खराब था, अब डायरिया के साथ भी आ गए। ये तो कॉमन है ना, ये तो मसलन उसके लिए डराने की भी जरूरत नहीं है, ये तो ज्यादातर घरों में हो रहा होता है। तो जो ज्यादा हैं, ओवर डोजेज हैं, वो तो काफी खतरनाक हो सकती है ना, वो तो फिर इमरजेंसी में फिर लग पता जाता है। एक ये बात मशहूर है काफ़ी, जब से मैंने, मतलब मैं तो पता नहीं कितने सालों से ये सुन रही हूँ, देख रही हूँ, और अभी भी सुनती रहती हूँ कि सर्दी लगती है और बच्चे को डायरिया हो जाता है। ये क्या मिथ है या इसमें कोई हकीकत भी है? असल में सर्दी के खाते में बहुत सारी चीजें हैं। आप सिर्फ डायरिया की बात सर्दी कर, बहुत बदनाम है। मैं तो डायरेक्ट सवाल कर लिया आपसे। नहीं, असल में सर्दी का देखें, केला जो है कि खाओ तो रेशा बन केला जाता है। इतनी चीजें बदनाम है। अब देखिए, सर्दी बदनाम, केला बदनाम। असल में हम 30-40 इयर्स बैक, जी जब घर इंसुलेटेड नहीं थे, जब हवा, ठंडी हवा दरवाजों से, खिड़कियों से, रोशनदानों से एंटर होती रहती थी, रोकने कोई जरिया नहीं था। जी मगर अब जो नई कंस्ट्रक्शंस हैं, जब ये लाहौर शहर, बड़े बड़े शहरों में खास तौर पे, अब एयर टाइट दरवाजे, एयर टाइट खिड़कियाँ, हीटर लगे हुए हैं, गीजर हैं, लाइट सारा वक्त होती है, मोस्ट ऑफ टाइम होती है, अब कमरा आपका गर्म होता है, तो अब फिर सर्दी कहाँ से आई? सो अब हर चीज को सर्दी पे डालना, इट्स काइंड ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन। और सर्दी कोई जिन भूत भी नहीं है कि दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है कि जैसे ही बच्चा निकला नहीं और उसने पकड़ लेना है उसको। सो आप ध्यान रखें, बेशक सर्दी में ज्यादा बच्चा जाएगा, बार बार जाएगा, गर्म ठंडा होगा, उससे फर्क पड़ेगा, बट नॉट दैट के वो बिल्कुल ही ध्यान जरूर रखें। मैं ये नहीं, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि लेके बाहर छत पे बैठ जाएं, मगर इसका मतलब ये है कि आप उसको इतना हवा ना बनाएं और एक प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करें। जी, अब हम आते हैं इस अपने सेगमेंट की तरफ के, जो न्यू बॉर्न है, नौ मौलूद बच्चे की केयर कैसे करनी है। तो इसी हवाले से जो हम अभी बात कर रहे थे कि सर्दियों में कुछ लोग हैं जिनकी जो है माओ के ग्रैंड पेरेंट्स कह रहे होते हैं बच्चे को नहलाना नहीं है, ये नहीं करना, बच्चे को 15 दिन नहीं नहलाना, बच्चे को सर्दी से बचा के रखो। मुझे आपकी ये बात बहुत मज़े की लगी कि सर्दी कोई जिन भूत तो नहीं है, मुझे बहुत इट रियली टच माय हार्ट, बिकॉज मैं तो अपने न्यूबॉर्न बच्चों को भी नहला के टाइडी करके, खुशबूदार करके, चाहे सर्दी हो या बर्फ़ पड़ी हो, कुछ भी। तो बट द थिंग इज़ के ये क्या इतना एक हवा बना लिया गया है, मतलब गिविंग अ बाथ टू अ चाइल्ड इज सो हेवनली, इट इज सो हेल्दी इन माय ओपिनियन। नहीं, बच्चा साफ रहेगा तो हेल्थ रहेगा जी। प्लस एक और फिर वही बात वापस वहीं पे आनी है। जी कमरे हमारे टोटली इंसुलेटेड और गर्म है,
हाँ, वो लोग खुदा न खास्ता जो खैमों में रहते अंडर हैं, प्रिविलेज्ड अंडर प्रिविलेज जी हैं, खैमों में रहते हैं, कच्चे घर हैं, हवाएं आ रही हैं, दे नीड टू टेक केयर। जी ठीक है, बात इज एक्सटेंशन टू दैट एज वेल। मसलन आपका न्यू बॉर्न बेबी है, 1 मंथ फ्यू डेज का, 1 मंथ जी 2 मंथ से कम है, तो उसको तो एक टब में चाहिए ना नहलाने के लिए। हम्म अगर वॉशरूम आपका ठंडा है तो ना नहलाएं, आप बेडरूम में नहला लें। मगर इट शुडंट बी एन एक्सक्यूज नॉट टू क्लीन द बेबी। जी मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज रोज नहलाने बैठ जाएं, मगर मैं ये भी नहीं चाहता कि बच्चे गंदे हो जाएं और फिर वो गंदगी से बीमार हो। लेकिन मैं तो चाहती हूँ बच्चा रोज नहाए, दैट डिपेंड्स ऑन मुझे योर इससे बहुत सुकून कि मिलता है। आपके साथ असिस्टेंस कितनी, मतलब एक बच्चा पानी डालेगा, जी ये पकड़ेगा, आप अब आपके पास असिस्टेंस है कि नहीं है, गर्म पानी के ऑप्शंस हैं कि नहीं है, आप रूम किस टाइम पे गर्म करते हैं, उसमें साथ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स और भी तो है ना। जी जी इसलिए आप एक हार्ड एंड फास्ट एडवाइस दे के हम्म वो दैट विल बी इनजस्टिस टू सम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, उस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है दूसरा एक और चीज भी थी, आपने कहा था जो अंडर प्रिविलेज हैं, जी 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 तो उसमें भी बच्चों को जो गर्म रखना है, वो जो कैंगरू केयर करते हैं, जी दैट्स एन एक्सीलेंट मेथड टू वार्म द चाइल्ड। उसको हमारे डॉक्टर्स को भी बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए पेरेंट्स को, और थोड़ा सा हमें उसे प्रमोट करने की भी जरूरत है। गर्मियों में जो न्यू बॉर्न खास तौर से बच्चा है, उसके लिए रूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम रूम टेम्परेचर? देखिए, एक बात जो सिंपल है वो ये है कि बॉडी टेम्परेचर जी हमारी बॉडी का, इट शुड बी बिटवीन 98 एंड 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी जी 98.6 है ना, जी तो आप 98 ऊपर से कर लें, 99 का एक रेंज, 99 99 की रेंज कर लें। बॉडी टेम्परेचर आपने इतना रखना है। जी ठीक है, अब आपने हीटर ऑन कर लिया या आपने एसी ऑन कर लिया, दैट शुड बी टू एन एक्सटेंट कि बॉडी टेम्परेचर 98 और 99 के दरमियान में रहे। आप जो लेयर्स ऑफ कपड़े पहना रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, एग्जैक्टली दैट अगेन शुड नॉट कॉज कि वो स्वेटिंग ना हो रही हो। एग्जैक्टली और एट द सेम टाइम मतलब एक तरफ बच्चे को इतना लपेट दिया कि वो पसीने ना आ रहे हैं, यही हो रहा पसीने से होता है, जी दाने बन रहे हैं, जी और कह रहे हैं जी बहुत सर्दी है, बेचारे को पसीने से दाने भी बन गए हैं अब। जी तो अब तो थोड़ा सा कर लेना। जी तो एट द सेम टाइम अगर ठंडा हो रहा है तो आप उसका ध्यान रखिए और थर्मामीटर से चेक कर लें। हाँ थर्मामीटर तो इतना कॉस्टली नहीं है ना। जी 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 बिल्कुल सो सही बात है। इसलिए आप कोई एक कहना, अगर आप मुझसे एक बॉल पॉक फिगर करें तो 26 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड्स जो आप एसी पे सेट करके, और एग्जैक्टली कपड़ों को बाकी अपनी एनवायरनमेंट, अब कमरा जिससे जैसे अगर वो है अपर स्टोरीज है, गर्मियों में वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आपको कपड़े कम चाहिए होंगे। अगर बेसमेंट्स हैं, ग्राउंड फ्लोर्स हैं, वो रिलेटिवली ठंडे होंगे तो हो सकता है आपको लेयर्स ऑफ क्लोथ थोड़े ज़्यादा चाहिए हो। जी मगर प्रिंसिपल इज 98 टू 99 जी एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। अपने अपने उस मौजू की तरफ चलते हैं कि बच्चे की स्किन, बाल और उसकी जो ज़ाहिरी तब्दीलियां हैं, उस हवाले से बाज़ बच्चों में वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं, और मतलब ये मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। उसके अलावा ये कि कुछ बच्चे इनके बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं, या कोई विटामिन मिनरल की कमी होती इट कुड बी है। आपकी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, इनसे ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे वाइटामिन्स के बहुत सारे प्रेजेंटेशंस इन वेरियस डिग्रीज ऑफ सेवेरिटीज आ सकते हैं। मगर एट द सेम टाइम जैसे वो है कि यंग एज में बाल सफ़ेद हो गए, जी अब एक अच्छा खासा है, उनकी न्यूट्रिशन भी ठीक है, वेट गेन भी हो रहा है, बच्चा कद भी बढ़ा रहा है, तो दैट मे बी अ जेनेटिक फैक्टर देन। हर जी चीज़ को आप एक ख़ास हद तक ही कंट्रोल कर सकेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। ये एक मैंने देखा है कि यूनिवर्सल एक मुझे रूल ऑफ नज़र आता है, रूल ऑफ थंब नज़र आता है कि तमाम माएँ कहती हैं बच्चा कुछ नहीं खाता। तो जो मैं ये सुनती रहती हूँ कि वो हमेशा ही कह रहे बच्चा कुछ नहीं खाता, मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता। ये क्या मेरा ख्याल है ये क्या वो है? अल्लाह ताला ये ने, क्या मतलब ये क्या मसला है? ये है या नहीं है? ये माँओं की हद दर्जे की मोहब्बत होती है? हाँ, वो अल्लाह ताला ने मेरा ख्याल है माँओं को वो बनाया ही इस तरह है कि उनको अपना बच्चा हमेशा खाता हुआ नजर आना चाहिए। जी कुछ इसमें हमारे कल्चर का भी है कि वो कहते हैं कि जितना हैवी बेबी को ना उतना ही मदर ने केयर अच्छी की है। जी हालांकि कॉन्सेप्ट्स अब बदल रहे हैं। बदल गए। ओबेसिटी
मसलन ओवरवेट होना, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा वेट हो, मैं कह रहा हूँ ओवरवेट होना इवन इन यंग एज इट विल लीड टू कॉम्प्लिकेशंस इन एडल्टहुड। सो अब ओबेसिटी होना कोई अच्छी बात नहीं है। जी हाँ। मेरे पास एक ज़माने में एक मदर आई, वो कहती हैं जी बच्चा कुछ खाता नहीं है, और 5 मंथ्स पे उसका वेट 8.59 के करीब था। हमें 1 ईयर पे अराउंड 10 kg का हमने एक रफ सा टारगेट रखा होता है वेट का। तो अगर उस हिसाब से सोचें तो 5-6 मंथ्स पे ही अगर 9 kg हो गया था, तो फिर अब वो क्या होता है, वो रोया फीडर मुंह में, रोया मदर फीड, वो हर चीज़ का इलाज फीड ही हो रही होती है। तो वो थोड़ा सा, आप ये नहीं कि बच्चा भूखा है, मगर एट द सेम टाइम आपको ओवर फीड से भी बचना है, और बच्चों को आदत डालनी है जब थोड़े से बड़े हो जाएं कि वो एक बैलेंस डाइट खाएं। क्योंकि इसके साथ मिलता जुलता मसला ये है कि अब ये कुछ खाता नहीं है, जी तो वो इतना वो दूध पिला रहे होते कि बच्चा कुछ खाता ही नहीं है फिर। जी 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 बिल्कुल सही। सो थोड़ा सा चीज़ों को वो मॉडरेशन में रख के और बैलेंस रख के चलना बेहतर होगा। जहाँ पे पेरेंटिंग इश्यूज है वहाँ पे ये भी है कि जो माएँ हैं वो बच्चों को जंक फूड बहुत खिला रही हैं, तो वो चाहती हैं कि बच्चा वही जो हमारे ख़ास तौर से मुझे लगता है कुछ प्रोविंस का भी मसला है कि वो चाहते हैं कि मोटा ताज़ा एक पहलवान जो है वो फिर रहा हो ना, जितना मोटा होगा उतना वो हेल्दी होगा, वो समझते हैं। तो ये इस चीज़ से कैसे उनको बचाया जाए? और उसके अलावा ये कि जो ये नगेट्स वगैरह हैं ये भी तो सब प्लास्टिक की है ना, तो बेसिकली तो अवेयरनेस भी प्रोसेस्ड नहीं फूड है ना, पता। सबके सब प्रोसेस्ड फूड्स तो सारे बेकरी आइटम्स, सब तो चीज़ें। कैसे इनको रोका जाए कि ये तो पिज़्ज़ा वगैरह की आदत या बर्गर्स की आदत, जंक फूड, ये कैसे माओं को समझाया जाए? तो तुम घर का पका हुआ खाना खिलाओ, कभी कभार वंस इन अ वाइल। आप अपने से कोशिश तो कर सकते हैं ना, जी। तो अपनी सी दुआ कोशिश भी कर कर लें, सकते हैं मेरे दुआ कर लें, दुआ कर अपनी सी कोशिश कर लें। बाकी ये है कि पेरेंट्स अब, और दूसरा जैसे अभी आपने शुरू में कहा था, गैजेट्स हैं, सोशल मीडिया जी है, सोशल मीडिया से ज़्यादा अब नॉलेज भी तो आपके फिंगर टिप्स पे है। जी आपको कोई रोक रहा है कि आप एक हेल्दी फूड को सर्च कर लें गूगल पे या चैट जीपीटी से पूछ लें? कोई नहीं रोक रहा। मगर फैशन फैड्स, खाने पीने की ये चीज़ें फैशन में, ये आज भी ये आ गए हैं, अब ये गमीज आ गई हैं, अब ये आ गया है, हाँ ये चीज़ें तो आती रही। जो बना रहे हैं जी वो उन्होंने बेचना तो है, बेचना तो है। ठीक है ना। सो सबसे बेहतर ये होगा कि आपने जो, हम एक शुक्र है कि एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे मुल्क में बहुत सारी फ्रेश प्रोड्यूस अपनी आती है, बिल्कुल हमें बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत जी कम कम पड़ती है, जी अनटिल हम मिसमैनेज ना करें चीज़ों को। मगर ये है कि जो फ्रेश प्रोड्यूस है आप वो यूज़ करें ना। अब नगेट्स की बजाय हमारे इधर इतने सारे वो चिकन सेल जो कर रहे होते हैं, तो वहाँ से फ्रेश चिकन भी देख के एक अच्छा चिकन भी तो लाया जा सकता है, हम्म उसके भी तो कबाब बना के रखे जा सकते हैं। जी सो जी आसानी कर लें, फैशन समझ लें, मगर मदर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी देखनी तो पड़ेगी ना। अब जी इस तरह तो नहीं हो सकता। और जी आप किसी को कितना भी सिखा लें, और ज़्यादातर बात ये कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें तो पता ही हैं आपको, जी इसमें कौन सी कोई नई बात बता रहा हूँ मैं, नहीं ये तो सबको पता है, जी। मगर फिर भी नहीं करते। अब अगर पेस्टा खिला रहे हैं तो होल व्हीट पेस्टा भी है। अब होल होल व्हीट फास्ट भी है, पेस्टा और दूसरा आप जो इस तरह के फूड्स हैं उनको, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को बिल्कुल ही वो एक पहली जी दफा जी उनको पिज़्ज़ा नजर आए तो उनको समझ ही ना आए मैं कि भी ये नहीं है कह क्या, रही है जी जी मगर वंस अ जी वीक हो गया, वंस अ मंथ हो बिल्कुल गया, वंस आप दे दें। हाँ पर बाकी टाइम तो आप हेल्दी और बैलेंस्ड और नेचुरल फूड रखें जी ना। उनको कोई ट्रीट की सूरत में दे सकते हैं ना कि एग्जैक्टली। तुमने कोई अच्छा काम किया तो हम आपको जो है ये चीज़ थोड़ी सी दिखा देंगे, ये कोई गैजेट में आप दिखा देंगे। फैमिली आउटिंग को कर लें कि जी फैमिली आप बाहर, अगर फैमिली बाहर निकले हैं तो वंस अ वीक, वंस एवरी 2 वीक्स आप जी उनको ये चीज़ खिला लें, जी मगर उसको वहीं पे रखें। हाँ ताकि उनको एक वो भी ऑपरेशन भी फील ना हो, कोई उनको वो भी फील ना कि हो, एक्सपोजर रहे उनका। गम हो, हाँ गम वो हो जाए क्योंकि उनके पीयर प्रेशर्स उनके बच्चे क्लासमेट एग्जैक्टली जो जी वो फिर भी तो है ना। तो और कौन से आजकल पेरेंटिंग के मसाइल हैं डॉक्टर साहब? आप अगर आपसे तो पेरेंट्स भी अपनी कोई ना कोई बात डिस्कस कर लेते होंगे, आपको क्या असल लगता है? में जो एक है मसला वो है मोबाइल फ़ोन का यूज़ सोशल बच्चों, मीडिया के हवाले से हम ज़रूर सोशल बात मीडिया करेंगे। भी, मगर मोबाइल फ़ोन का यूज़ पर से है। मोबाइल फ़ोन आप उसमें बच्चों को क्या सोशल मीडिया की समझ आनी है, जो उनको नज़र आ रहा होगा वो कार्टून्स और ये वो देखते एग्जैक्टली रहेंगे। मगर जो मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन है, दैट इज़
वेरी डेंजरस। जी डेंजरस इन अ सेंस के बच्चे फिर बोलते, जो आप बच्चे ज़्यादा मोबाइल देख रहे होंगे वो बच्चे हमेशा अकेले जाके कॉर्नर में बैठ जाएंगे, उनको मोबाइल चाहिए होगा, बातें वगैरह वो करेंगे नहीं, बहुत सोशली वो कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे होंगे, फिजिकली एक्टिविटी भी उनकी कम होगी फिर। और ऐसे बच्चे के साथ वो बोलना भी लेट शुरू करते हैं, इंटरेक्शन भी लेट है, तो ये फिर बच्चे का फायदा है या नुकसान? जी ठीक है ना, नुकसान तो है नुकसान जी हो रहा है बेसिकली। जी सो आपको चीज़ें ये भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आजकल बहुत तंग कर रहे हैं। अब पेरेंट्स खुद भी तो देख रहे होते हैं ना, मसला तो ये भी है जी कि पेरेंट्स भी देख रहे हैं, फिर बच्चा भी देख रहा है। जी और जो माएँ हैं वो बच्चों को खाना जो है वो फ़ोन के ज़रिए ही खिला रही होती है। वो पोकेमॉन चल रहा आपने है, खुद ही फिर आदत डायनो डाली है, चल रहा है, फिर ये चल रहा है, फिर वो चल रहा है। तो ये आदत भी तो खुद ही डोरेमोन डाली थी ना। जी, खुद डाली है और ये उनकी सुस्ती है कि वो बच्चा जो है उसकी तो ब्रेन सारा और आँखें उधर स्टक है। उन माँ के लिए आसानी है कि बच्चा खाना कम से कम खा रहा है, कुछ न कुछ और फ़ोन चल रहा है। मैंने आईपैड भी टूटते हुए देखे हैं ज़मीन पे, कहीं क्रश टुकड़े-टुकड़े ज़मीन पर, उसके ऊपर सारा वह बच्चा जो है वो अपना चल रहा है उसका, उसको एक अलग से दिया हुआ है सो और वो तो फिर क्या होगा? तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी आपने ही बर्दाश्त करने हैं फिर अब, जी, तो फिर और नुकसान ऑटिज़्म बच्चे का होगा। जी, ऑटिज़्म और ऑटिज्म आपकी जो डेवलपमेंटल डिलेज आएंगे, जो जी, स्पीच डिले आएगा, जी, सोशल डिलेज जो होंगे, सोशल तो वो आगे चल के बच्चा फिर वो अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में वो क्या करेगा फिर? जी, दैट्स नॉट, ये तो कोई अच्छी जी। नहीं है। डॉक्टर साहब ऑटिज़्म की भी तो इतनी सारी टाइप्स है ना, हंड्रेड्स आई थिंक ऑटिज्म के स्केल्स बहुत सारी बहुत सारे हैं। पहले स्केल्स जी, पहले हम एक ज़माने में जिस चीज़ को ऑटिज्म कहते थे, दैट वाज़ वन ऑफ द वेरी सीवियर वन्स। एग्जैक्टली अब उसकी ग्रेडिंग्स और उसके स्केल्स हाँ जी, बहुत सारे हैं। जी, सो मच सो कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स एक अलग से फील्ड है अब। बिल्कुल। सो वो तो है। अब वो जैसे जैसे अवेयरनेस बेहतर हो रही है, जैसे जी, चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, उसी तरह उनकी कैटेगराइजेशन भी बेहतर हो रही है। सम आर entirely अनप्रोडक्टिव जो जो सिवियर बहुत फॉर्म्स सीवियर हैं, फॉर्म है, जवान हो दैट गए इज बच्चे, रियली बैड। अब इतनी तकलीफ होती है देखकर कि जवान हो गए बच्चे, दे आर अनप्रोडक्टिव, वो पढ़ भी नहीं सके सो और ये तो है। अपने स्कूल्स में एक हद तक जा सके, मतलब मगर एज अ काइंड ऑफ जो सोसाइटी में एज अ प्रोडक्टिव पर्सन आप एंटर हो सकते हैं, उस तरह तो ना हुए, तो वो बिल्कुल नहीं हुए ना। तो मैं वो वही फिर कह रही बुरी हूँ, बात हुई ना। अनप्रोडक्टिव रह गए तो दैट इज़ वेरी सैड ना। वो बस अल्लाह ताला की तकसीम है, जो भी वजूहात है। तो ये चीज़ें अब बहुत इस पे बात करने की, एड्रेस करने की ज़रूरत है बहुत इसमें ज़्यादा। अवेयरनेस लाने की जरूरत है। अब लोग कुछ कम होना शुरू हो गए हैं, पर स्टिल उसके अलावा अब हम बात करेंगे कि ये जो बच्चों के एक्सेसिव जो है ये टैंट्रम्स थ्रो करना, चीखना चिल्लाना और उनके जो रवैयों के मसाइल हैं बच्चों के, ज़िद कर लेना और उससे फिर क्या होता है, बाद दफ़ा मैंने देखा है कि जो माएँ होती हैं वो अंडर प्रेशर आ जाती हैं और फिर वो बच्चा बाज़ दफ़ा अगर उसकी कोई वजह नहीं है तो या बेहतर इस पे रोशनी डाल सकेंगे कि वो फिर उसकी कहना भी मान लेती हैं और फिर वो बच्चा बाज़ दफ़ा आदत बना लेता है। लेकिन उसके अलावा क्या वजूहात होती हैं अगर ये ज़िद बच्चे ने कर ली किसी चीज़ की, उसके अलावा और कौन-सी वजह हो सकती है कि बच्चा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है और फिर वो ज़िद कर रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए और उसके बाद उसने आदत ही बना ली। मैंने अपनी आँखों से बच्चे देखे हैं और मैं इतना डरती थी जब मैंने ये बच्चे छोटे से देखे, मतलब 2, 3, 4 इयर्स के, कि ये बड़े होके क्या इनका बनेगा। लेकिन जब वो बड़े हुए तो वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। असल में जो जिद है या किसी चीज़ की जो ख्वाहिश है, दैट इज़ ऑल्सो अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक है जी, ना, बच्चा डेवलप हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, तो एक स्टेज आती है जिसमें बच्चा हर चीज़ को पहले कहेंगे ना, और जिस चीज़ को हाथ रखने कहेंगे वही लेनी है। जी, तो इसके अंदर सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं। हुँ, उसके अंदर आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये बच्चा ऐसे कर रहा है। अब जैसे अगर वो आग मांगेगा, अब वो आपने देनी तो है नहीं आग, नहीं, रोए, चीखे, चिल्लाए, ज़मीन पे लेट जाए, बेड पे लेटे, जो मर्ज़ी कर ले, अब आप जी, आग नहीं दे सकते उसको। जी, ठीक है ना, ये बात क्लियर थी शुरू से ही। हाँ जी, और जब आपने एक दफ़ा एब्सोल्यूट नो किया और उसकी किसी भी बात के बावजूद नहीं दी, हाँ, अब वो चांसेस हैं कि दोबारा नहीं माँगेगा। हुँ, उसने एक दफ़ा करके कर लिया सारा। हुँ, अब एक और चीज़ सी, फ़र्ज़ करो कोई
कैंडल के साथ खेलना, उसने जलाना नहीं है मगर कैंडल के साथ जी, खेलना, जी, जी, आपने जी। पहले कहा नहीं देनी, जी। फिर उसने खप डाली, रोया, आपने कहा अच्छा चलो बहुत रो रहा है मैं दे देता हूँ या दे देती हूँ। जब आपने इतने रोने के बाद दी तो अब नेक्स्ट चीज जो भी चाहिए होगी वो अब इस तरह ही मनवाया जाएगा। तो आप फिर वो आदत ना डालें जो बात आपने नहीं माननी। अगर आपने देना था तो फिर शुरू में ही दे देते ताकि वो इतना टेंट्रम तक नौबत ही ना पहुंचती, और अगर नहीं देना था तो बस फिर नहीं देना था जी। मगर इसमें एक इशू और भी होता है ना, माँ ने मना किया बाप ने दे दी, बाप ने मना किया माँ ने दे दी, दोनों ने मना किया ग्रैंड पेरेंट्स ने दे दी। सो ये पत्ता नहीं चला तो दूसरा पत्ता चलाओ। और एक और पत्ता चलाओ, बादशाह चलाओ। अगर आप देखें तो बच्चे इन मामलात में बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं। They are very sharp in this sense, you उनको know. जो अपना चाहिए है वो देखेंगे कौन सा बंदा मेरी ये बात सबसे बेहतर मान सकता है। जी। मगर अगर बाहर जाना है तो जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बाइक वगैरह है, वो उनको ही कहेंगे। जो दूसरे हैं उनको नहीं कहते आमतौर पे कि हमें बाहर जाना है। तो बच्चों को भी पता चल रहा होता है, और आमतौर पे जो आप जिस तरह बच्चे की डायरेक्शन बनाएंगे बच्चे उसी तरफ ही चलेंगे। So it means that the family members should be on one page. They should have a consensus, especially husband wife. और ग्रैंड पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं तो वो उनको पता होता है कि मैंने स्पॉइल नहीं करना बच्चे को, जो अवेयर है तो उनको पता है कि मैंने मतलब स्पॉइल नहीं करना बच्चे को ना, जो अवेयर है ग्रैंड पेरेंट्स। अवेयर होना, तो अवेयर है, aware होना। प्रोवाइडेड देर अवेयर। तो ये है कि दे शुड बी ऑन द सेम पेज, और ये कि वो ये ना हो कि बच्चा ने इधर नहीं हुआ तो बच्चा उस ट्रैक पे चला गया और उसकी जो है वो विश पूरी हो गई। तो ये वाकई ये हमें इस बात से ये बात समझ आती है ब्रेस्ट फीडिंग की क्या अहमियत है। अब तो काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ माएँ जो इस तरफ आ रही हैं। ऐसा ऐसा करके ब्रेस्ट फीडिंग का जो है रेट, एक्सेप्टेंस और उसको देने की ख्वाहिश वो ज़्यादा होती जा रही है। सो दैट्स अ गुड थिंग। और इसके मुतालिक तो अब बात क्या करेंगे, मदर फीड का तो मुकाबला ही कोई नहीं है। जी जी। सो आप जो है मदर फीड कोशिश करें जब तक आप कर सकते हैं, आप मदर फीड देने की कोशिश करें। इसके बेहतर डाइट, इससे बेहतर नेकी बच्चे के साथ और उसका ख्याल रखने के लिए इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिन लोगों को साइंटिफिकली नहीं पता, आप क्या बताना चाहेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो उसमें क्या क्या ऐसे अज़ा पाए जाते हैं जो बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं? कि क्यों मतलब इसके वजह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी अहमियत साइंटिफिकली कितनी ज़्यादा है और बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है लाइफ लॉन्ग? आपके इम्यूनिटी जो एंड इम्यूनिटी, एवरीथिंग। यस। इन्फेक्शंस, प्रोटेक्टिव सेल्स, आपकी जो प्रोटेक्शन है फ्रॉम इन्फेक्शंस, जो आपकी प्रोटेक्शन है फ्रॉम इम्यून डिसऑर्डर्स, एंड टू सम डिग्री प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्टेन कैंसर्स, इन सब के जो है चीज़ें वो मदर मिल्क से ही आ सकती हैं। फार्मूला में तो इनका नामो निशान भी नहीं है। नामो निशान नहीं है। ठीक है ना। जी। सो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो मदर मिल्क है वो अडॉप्ट करेगा, चेंज करेगा अपने आप, कॉम्पोजिशन उसकी चेंज होगी विद द ग्रोइंग एज ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। शुरू शुरू में जैसे वो बिल्कुल पानी सा आ रहा होता है, विच इज वेरी हाई इन प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉम जी, कोलेस्ट्रम जो है विच इज वेरी हाई प्रोटीन्स। तो न्यू बॉर्न बच्चे को प्रोटीन्स की उस टाइम पे जरूरत होती है जी। फिर उसके बाद जो मिल्क की कॉम्पोजिशन है उसके अंदर ऐसा ऐसा करके फैट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ये जो एडॉप्टिव प्रोसेस है ये मदर मिल्क में ही आ सकता है। फार्मूला में तो एक डब्बा बन गया, चाहे वो अच्छा बना चाहे वो बुरा बना, बस वो उसने वैसा ही रहना है। जी जी। मगर ये जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये जो चेंज होती है एज के साथ साथ, ये मदर मिल्क के साथ ही पॉसिबल है। ये इसका भी कोई आप नहीं कर सकते। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स की जो कॉम्पोजिशन है, सारे फार्मूलाज मदर मिल्क को ही तो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। और अभी भी उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं है। कभी कामयाब हो भी नहीं सकते। नहीं हो सकते। वो तो अल्लाह ताला की अल्लाह ताला का तख्लीक वो है जी। और इसके अलावा ये कि मदर बेबी का बॉन्ड बड़ा ज़बरदस्त बनता है। ट्रू। मदर बेबी बॉन्ड एग्जैक्टली। वो स्पेशली जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चे को माँ को देना चाहिए ताकि वो उसको कोलेस्ट्रॉम और ये चीज़ें दे ताकि उसको फ़ौरन जो है वो पहुँचे और उसकी जो है वो इम्यूनिटी बढ़े।
इसके अलावा जो मदर कराती रहेंगी फीड, उसके जो यूट्रस है वो हार्मोन्स के थ्रू उसके श्रिंक मदर होगा का जो अपना तो फायदा है, जल्दी, हाँ, उसके मदर के वो तो अलग ही तो फायदे हैं बिल्कुल जी, बिल्कुल वो उसका अलग फायदा है मदर के लिए अपने अलग से है, उसमें अपने मदर अलग के से अपनी हेल्थ के लिए, अपने वेट की मैनेजमेंट के लिए मदर फीड उन जी सब चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करती है जी एक्चुअली। सो बिल्कुल। ये घुट्टी जो है ये क्या चीज़ है? घुट्टी देना चाहिए, ये सही है, महफूज है या ख़तरनाक है? कुछ लोग कहते हैं चलो शहद ही दे दो, बच्चा पैदा हुआ है तो जल्दी से चटा के भी चले जाते हैं। शहद जो है जैसे शहद होगी, सुन्नत में हुजूर ने खजूर चबा के अजवा तो भी उसका दे देते हैं जी वो जी जी। किया था। हुँ, शहद का जिक्र कुरान शरीफ में भी है। हुँ, आप दे तो सकते हैं मगर अच्छा शहद का प्योर होना बड़ा ज़रूरी है, एक ठीक है, चीज़। ठीक है। दूसरी बात, जब आप घुट्टी में घुट्टी और देते हैं और आप उसको बच्चे को वैसे शहद चटाया आपने, फर्ज करो जी, शहद साफ था आपने जी, चटा दिया, तो जी, बच्चा उस टाइम पे फिर फीड नहीं लेगा, जी, तो उसकी फीड लेट हो जाएगी। अच्छा, तो आप ये भी नहीं चाहते कि बच्चे की फीड लेट हो, क्योंकि अगर बच्चा शुरू में लैच नहीं करता, आपने मदर फीड कराने का इरादा था, उसके हुँ, बजाय आपने शहद एक ने चटाया फिर दूसरे ने हुँ, चटाया, अब बच्चा फीड नहीं ले रहा, जी, तो दैट इज नॉट समथिंग कि जो आपको जो आप चाहते हैं कैसा हो। हुँ, आप तो चाहते हैं कि बच्चा फौरन मदर फीड ले मदर और फूड, लैच हो, ताकि मदर मिल्क भी आना शुरू हो और बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिले। जी, सो घुटी वगैरह दे के ये जो ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिशमेंट है, ये लेट होती है उससे। ठीक है, फिर हमारे यहाँ रिवाज, बहुत सारी घुटी वो बाजार से ली और वो दे दी, हुँ, तो वो तो उसकी बजाय तो फिर वो चाहे थोड़ा सा दूध के अंदर फिंगर डिप करके उसको आप एज अ गुड़ती दे के और उसके बाद आप उसको फीड पे लगाएं, तो जो करने वाला काम है वो करें ना फिर। नहीं आप ये बताइए ना डॉक्टर साहब कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप हम गुट्टी दे सकते हैं नहीं तो आप यस कहेंगे या नो, ये मुझे मैं बताइए। कहूँगा कि आप दूध के नो साथ ही, कहेंगे ना आप, मुझे हाँ, बताइए। मैं बाजार वाली और इस तरह की जो सब चीज़ें जो हैं फजूल सी, मैं उनसे सख्त नहीं खिलाफ हूँ। बाजार की तो मैं भी नो कहूंगी, लेकिन आप वैसे आप कहेंगे कि अजवा या शहद दे दो। एज असल में अजवा शहद के लिए फिर अब आपका है ना कि अगर वो साफ है, जी मैं गुड़ती देने के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा मैं मगर उसको बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट करके और इस तरह की चीज़ें करने के खिलाफ हूँ। जो असल काम था बच्चे का दूध पीना था, हम्म उसको एस्टेब्लिश होने दें जल्द अज जल्द। गुड़ती एक साइड की चीज़ है थोड़ी सी, ठीक है बिल्कुल उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे के उसको इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम में ना लाएं। सही है। अच्छा आप खिलाफ नहीं है, ये तो तय हो गया, आप खिलाफ सुन्नत नहीं है। सुन्नत है ना, मैं कैसे खिलाफ सुन्नत है हूँ? तो आप खिलाफ नहीं, मैं ठीक है, खिलाफ कैसे हूँ? ठीक है, सही है, बस ठीक हो गया। सुन्नत की जो है वो पासदारी करनी। 6 माह से पहले बच्चे को पानी या कोई और चीज़ देना चाहिए, और इसके अलावा पार्ट 2 सवाल का ये है कि वीनिंग कब करें बच्चे को, ग़िज़ा इस तरह की चीज़। अगर तो मदर फीड पे है बच्चा जी और एक्सक्लूसिव मदर फीड है, जी तो फिर बच्चा और ग्रोथ बच्चे की अच्छी है तो उसको 6 मंथ्स तक मदर फीड पे चलने दें। बिल्कुल ठीक। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी और देने की, आप मदर फीड होने दें, क्योंकि जैसे ही आपने सॉलिड्स ऐड कराने हैं, मदर फीड कम हो जानी है। बिल्कुल ठीक है? ठीक। अब दूसरी तरफ वो माएँ हैं जो कि फार्मूला फीड दे रही हैं, मदर फीड दे ही नहीं रहे। उन माओं में मैं आम तौर पे 5 एंड हाफ मंथ्स पे कहता हूँ कि आप वीनिंग शुरू कर लें। ठीक है। वीनिंग का मतलब सॉलिड ग़िज़ा देना शुरू जी कर हाँ, लें। जी हाँ, जी हाँ। और सॉलिड ग़िज़ा भी फिर उन चीज़ों की दें जो कि नॉन एलर्जेनिक हैं, जिनसे एलर्जीज़ पाकिस्तान में कॉमन नहीं हैं। हुँ, जस्ट लाइक बनाना हो गया, राइस हो गए, पोटैटोज़ हो हुँ, गए। हुँ, मगर जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनके ज़्यादा हक़ में नहीं हूँ, हुँ। क्योंकि क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, जब आपके पास नेचुरल चीज़ें आप बना जी, कर दे मैं भी सकते हैं बहुत बच्चे को। खिलाफ हूँ। सो जी। आप जो है नेचुरल चीज़ों से शुरू करें, 5 एंड हुँ, हाफ मंथ्स पे शुरू कर लें, इफ़ द बेबी इज़ ऑन फार्मूला हुँ, फीड। जी, और फिर क्योंकि 6 के ऊपर फार्मूला भी बदलना है, 1 हाँ, से 2 पे जाना है, तो जी, अगर बच्चा सॉलिड्स ले रहा होगा ऑलरेडी, तो हुँ, फिर आपका स्विच थोड़ा-सा आसान हो जाता है, इन सेंस कि अगर फ़र्ज़ करो 2 फार्मूला सूट नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट बच्चा कुछ खा तो रहा है ना। जी, सो इट गिव्स अ प्रोटेक्टिव कवर एज़ वेल, और प्लस बच्चा को थोड़ी-सी आदत पड़नी शुरू हो जाती है कि चीज़ें स्वॉलो भी करनी है। जी, च्यू एंड स्वॉलो काइंड ऑफ। ठीक। सो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त मुझे दिया। निहायत आसान, सादा और वाज़ेह अंदाज़ में वालिदैन की रहनुमाई भी की, बच्चों के मामले में मालूमात भी फ़राहम की। तो मैं यकीन
करती हूँ कि इंशाल्लाह सुनने वालों को बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन याद रखिएगा, बच्चे किसी लेबॉर्ट्री की तजर्बागाह नहीं है। खुद से दवाइयाँ ना दें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बच्चों को मोबाइल्स ना दें, मोबाइल के साथ खाना ना खिलाएं, उनकी ग़िज़ा का ख़्याल रखें, उनकी सेहत का ख़्याल रखें, उनको किस वक्त सुलाना है, किस वक्त जगाना है, उनका कैसे ख़्याल रखना है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने ये फरमाया कि सर्दी को बहुत ज़्यादा हवा ना बनाएं, उसको जिन भूत ना बनाएं। सर्दी गर्मी ये सब अल्लाह के बनाए हुए मौसम हैं। अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं और वो जानते हैं कि मखलूक को किस माहौल में रखना है और वो ज़ाहिर सर्वाइव कर सकती है, तो अल्लाह ताला ने ये मौसम बनाए। मालूमात लीजिए, लेकिन इलाज हमेशा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करवाइए। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।